चैप्टर छोटे हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा समय लगता है ना। यानी कि जी हमारे ये 6 चैप्टर होते समझो आपकी सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई साहब जी, ओके बेटा। तो भी जी बहुत प्रेम से ना भी आप यहाँ पर भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा कि कल मैंने देखो जी भी आपको ये सारे के सारे भी एनिमेशन दिखा रहा था, मैं बता रहा था कि भी प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। ओके जी भाई, इस बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे यही मान लो चाहे नहीं क्यों ना सही, मुझ पर आपतित होगा, टकरा करके आंखों पर जाएगा। यानी कैसे मानो भी, जैसे यहां से प्रकाश यहां पहुंचेगा, यहां से टकरा करके मेरी आंखों पर पहुंचेगा और मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब आंखों के अंदर कैसे कैसे प्रकाश जाएगा, क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताएंगे मानव नेत्र वाले टॉपिक में। लेकिन इतना समझो कि भैया इस बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित हुआ, यहां पर पड़ेगा, यहां से टकरा करके मेरी आंखों पर पहुंचेगा, मेरी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न होगी और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। तो मैंने कल आपको ये वाली बात बताई थी जी, बहुत प्यार से बहुत मस्त तरीके से जी दिखाई देगा। देखो जब ये बल्ब जल रहा था हाथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, अभी और भी लाइटिंग वगैरह का सेटअप होगा, ठीक है, इसलिए ये हाथ दिखाई दे रहा। अगर बिल्कुल कहीं पर लाइट ही ना हो तो समझो ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, तो मतलब जी मैंने ना भी कल आप सभी को सारे के सारे भी मैंने आपको ये एनिमेशंस दिखाए थे, एनिमेशंस की हेल्प से मैंने आपको समझा था। जो बिल्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रही सूर्य के आने पर, यानी कि सूर्य के उजाले के कारण ये बिल्डिंग हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अब फिलहाल थोड़ी बहुत भी क्यों दिखाई दे रही है पता, क्योंकि ये जो लाइटिंग है ना इसकी वजह से दिखाई दे रही है। तो यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक बेटा जी, ओके। अब देखो जी मैंने भी जी आपको भी बहुत प्रेम से समझा दूं। मुझे बताओ जी, ये जो लड़की है ये प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, मतलब मनुष्य प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है जी, मुझे बताओ। मैंने आपको कल बताया था भी चांद अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित हुए प्रकाश के कारण दिखाई देता है। और ऐसे बेटा जी चांद किसी का भी सही, आपका सही, किसी का भी चांद सही, ये भी अप्रदीप्त वस्तु के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के कारण हमको दिखाई दे रही है। तुम कहते हो सर चांद बहुत चमकता है, बेटा चांद चमकता दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन चांद स्वयं के प्रकाश के कारण नहीं चमकता। ठीक है जी, प्रदीप्त वस्तु के कारण उत्सर्जित हुए प्रकाश के कारण, यानी कि प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित हुए प्रकाश के कारण वो आपको चांद दिखाई पड़ता है। ये वाला चांद भी आपको इसे नहीं चमकता दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन हाँ इस चांद के पीछे दो रीजन है, एक इसके मेकअप का कारण है और एक इसके मतलब लाइटिंग का कारण है। ठीक है जी, तो इस चांद के चमकने पीछे दो कारण होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, हाँ तो बेटा जी बहुत प्यार से भी समझ लीजिएगा। देखो ये जी ये रही, ठीक है, दुनिया भर का मेकअप होता है तब जाकर के चमक रही है, और लाइटिंग का भी सेटअप है तब जाकर के चमक रही है। तो ठीक है, इसके चमकने के पीछे दो कारण होते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी भैया, ओके ओके। अच्छा बेटा जी, तो भैया जी भी मैं ना आज साथी जी आपको जो बताऊंगा अभी वो क्या टॉपिक रहेगा, दर्पण स्टार्टिंग करेंगे आज दर्पण की। ठीक है जी भैया, देखो भी हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दर्पण। और खासकर लड़कियां ऐसे पफ बनाती हैं बहुत देर तक और देखती हैं कि यार ये मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही। और लगने का मतलब देखो जी भी कैसे, मतलब बहुत देर तक देखना होता है जिनको। हम तो क्या है कभी भी कहीं भी ऐसे भी मुंह उठा के चल देते। तुम देखो मैं अपने बाल निकाल के आया, ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा देता अगर यहाँ पर कॉम्ब होता तो। ठीक है जी भैया, तो मतलब इनका तो भैया हिसाब किताब अलग ही है। ठीक है जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बट मेरी नजरों में नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी नजरों में हो सकती है, मेरी नजरों में नहीं। ठीक है, ओके ओके, वैसे सभी अपने आप में सही होते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ठीक है तुम देखते रहो। तो जिसमें ये देख रही है वो क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है जी, दर्पण, ओके। तो मैं अब आपको यहाँ पर दर्पण के बारे में भी शुरुआत करूंगा जी, बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से। हे बेटा जी मैं आपको जी करवाऊंगा अभी कहाँ पर, स्टार्टिंग दर्पण के बारे में भाई साहब जी, है ना। ठीक भाई साहब जी बताएंगे बेटा जी, जल्दी से डन है ना, ओके क्लियर जी, कमेंट दिखाना बच्चों की। ठीक है जी, साथी बताएंगे जल्दी से जी, क्लियर है ना, ओके माय डियर। ठीक है जी, कौन है ये, हाँ जल्दी बता दो। ठीक है जी, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब जी। तो यानी कि बेटा जी क्या बोल देंगे, दर्पण।
अच्छा, दर्पण का मतलब बेटा जी क्या होता है? ए बेटा जी, दर्पण का मतलब क्या होता है जी? अब बेटा यहाँ पर ना दर्पण की परिभाषा वाली मत लिख देना कि जिसमें हमारे मतलब हम अपना चेहरा देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं। भैया परिभाषा बनानी है फिजिक्स की नजरों में, ठीक है जी भैया। वह चिकना व चमकदार सतह, ठीक है भी, एक चिकनी व चमकदार सतह, ठीक है भी, एक चिकनी व चमकदार सतह, ठीक है, चमकदार सतह जिसके एक तल पर पॉलिश होती है, ठीक है, जिसके एक तल पर पॉलिश होती है जी, यानी कि लाल ऑक्साइड का पेंट वगैरह। 10th वाला बिल्कुल जी फील आएगा बेटा आपको, बहुत प्यारा सा मस्त सा 10th वाला फील आएगा जी। ठीक है भाई, कमेंट दिखा दो। ठीक है, जिसके एक तल पर बेटा जी, जिसके एक तल पर पॉलिश होती है जी, ठीक है बेटा जी, जिसके एक तल पर पॉलिश होती है जी जी, जिसके एक तल पर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्यान रख लीजिए कभी। ये बेटा जी, परावर्तक का मतलब जिसका दूसरा तल परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है जी, परावर्तक होता है, परावर्तक होता है। बेटा जी चल जाए ना, ओके, परावर्तक होता है, दर्पण कहते हैं जी। अरे बेटा चल जा, दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। लीजिए भैया, क्लियर ना जितनी बात। यानी कि साथी एक चिकनी व चमकदार सतह जिसके एक तल पर पॉलिश होती है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है, दर्पण कहते हैं। चलो बेटा जी, मैं यहाँ पर जी बहुत प्रेम से भी आपको एक एग्जांपल देकर के समझा देता हूँ जी। जैसे कि मान लो आप समतल दर्पण, आप कांच की एक सीधी प्लेट लेंगे और आप उसके एक तल पर पॉलिश करेंगे तो दूसरा तल परावर्तक बन जाएगा, उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। चलो मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पर हम दर्पणों के कितने प्रकार की बेटा जी चर्चा करेंगे। वैसा बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, दर्पण बेटा जी कितने प्रकार की मैं बात करूंगा। यहाँ पर देखो, एक तो मैं बात करूंगा अभी समतल दर्पण के बारे में। अभी मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा भी समतल दर्पण क्या बात करेंगे साथी, समतल दर्पण की बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप यहाँ देखिएगा कौन सा वाला बेटा जी, गोलीय दर्पण। लेकिन अगर मैं गोलीय दर्पण में भी बात करूं तो गोलीय दर्पण भी कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर, हे बेटा जी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक मैं बात करूंगा अवतल दर्पण की। ठीक है जी, एक बात करूंगा बेटा जी मैं किसकी भी, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की। लीजिए अवतल दर्पण की लो जी, क्लियर। अब आप कहोगे सर जी लिखवा तो दिया लेकिन फील दिलाइए, दर्पण कोई फील दिलाओ जी पूरा। भाई साहब दर्पण का फील दिलाने के लिए आप इसको देखो, बस ये दर्पण में देख रही है तुम इसको देखो। बात समझ में आई भैया जी? जी, अगर ये लड़की ऐसे खड़ी है तो ये ऐसी क्यों दिखाई दे रही है इसके अंदर? ये अगर ये लड़की ऐसे खड़ी है तो ये इसी के अंदर ऐसी ही क्यों दिखाई दे रही है? इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट दिखा देंगे आपको, ठीक है जी। तो जब मैं आपको समझाऊंगा ना समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, सारा का सारा बेटा जी आपको फील दिलाएंगे पक्का जी, ठीक है जी भैया। अच्छा, बहुत प्रेम से भी समझते चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ बेटा जी। तो भैया हम क्या बोल रहे थे जी, एक चिकनी में चमकदार सतह लेनी है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाएगी और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाएगा, यानी कि जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसको हम दर्पण कहते हैं। अब मैंने बोला भैया दर्पण जी आप देखेंगे एक तो समतल दर्पण और एक देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करो तो आप देखेंगे उत्तल दर्पण, आप देखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण। अब कौन कौन सा कैसा कैसा दर्पण होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत बहुत मस्त सी प्यारी सी कहानी के साथ। देखो बेटा जी, समतल, समतल का मतलब बेटा जी प्लेन, दर्पण का मतलब मिरर,
चलिएगा भैया जी। अब देखिएगा बेटा जी, आप यहाँ पर बहुत प्रेम से टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा। अब यहाँ पर ना आप दर्पण को समझेंगे, वो भी कौन सा वाला बेटा जी, समतल दर्पण। ठीक है जी भैया, ओके। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर जी, बहुत प्रेम से ना। ये बेटा जी यहाँ पर भेजी आपने ना भी, देखो बहुत प्यार से भी एक ऐसा पृष्ठ ले लिया है जो कि कैसा भी बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल समतल, यानी कि आपने जैसे कांच की एक सीधी प्लेट ले ली हो, यानी कि जैसे आपने भी एक कांच की सीधी प्लेट ले ली हो। ओके जी, अब मैं क्या काम करूंगा, इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दूंगा, तो दूसरा तल कैसे बन जाएगा भाई, परावर्तक बन जाएगा भैया। सही बात है जी। तो यानी कि बेटा जी क्या बना रहा, पॉलिश किया हुआ सरफेस। ठीक है, यानी कि ये क्या भी, पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया भाग। ठीक है, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस। और बेटा जी इसकी बात करो तो बेटा इसको कितना बोल देंगे यहाँ पर, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ यानी कि साथी परावर्तक तल। ठीक है जी, ये बन गया भी हमारा कौन सा जी बेटा, समतल दर्पण। ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बेटा जी मैं ना अभी यहाँ पर आपको जी दिखाऊंगा प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से कैसे होता है जी। क्लियर ना, ओके बताएंगे जी बहुत प्रेम से जी। क्लियर जी भैया, डन है ना, क्लियर ओके। अब देखो भैया जी मैं बहुत प्रेम से जी आपको समझा दूं, अगर मान लो आप ऐसे कांच की समतल प्लेट लेंगे जी, ऐसे मान के चलो, है ना, डन बेटा जी जी भैया। तो देखो जी आप यहाँ पर क्या काम करेंगे जी, ऐसे इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे जी बेटा, डन भैया। अब जरा मुझे बताओ पॉलिश किया हुआ भाग कौन सा है, पॉलिश सरफेस कौन सा है, यानी कि पॉलिश किया हुआ भाग कौन सा है, हे बेटा जी ये क्या हमारा पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस यानी कि पॉलिश किया हुआ तल, पॉलिश किया हुआ तल है भाई साहब ये बेटा। ओके डन है जी, क्लियर जी भैया। अगर बेटा जी मैं इसकी बात करूं तो भाई साहब जी इसको हम बोलेंगे जी कितना, परावर्तक तल, यानी कि जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, यानी कि टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ठीक है, यानी कि बेटा जी टकरा करके भी उसी माध्यम में लौट जाती है ना बेटा जी, क्लियर जी भैया। बहुत प्रेम से बेटा जी आप यहाँ पे ध्यान से भी समझ लीजिएगा ना, ओके। अब बेटा जी फील करो ध्यान से जी, देखो मान के चलो भी समतल दर्पण की मैं बात करूं, समतल दर्पण मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप सभी से कि प्रकाश की किरण आएगी टकरा करके वापस लौट जाएगी, तो देखो मैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन दिखा दूं जी आपको इस वाले दर्पण से। ए बेटा जी यहाँ पर ऐसे प्रकाश की किरण आई टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, मतलब भी ऐसे मान लीजिए ना, डन बेटा जी बताएंगे जल्दी से जी, क्लियर ओके। ये भी जी बहुत बहुत प्रेम से बेटा जी आपने यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर लो बेटा जी एक मिनट जी, क्लियर ओके। चेक करेंगे ये टोटल कितना भी है यहाँ पर 180 जी, लो एक मिनट बेटा जी लो, मैंने कहा ठीक है जी चेक करो भैया जी। ये क्या भी हमारा आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर बेटा जी क्या करेंगे हम अभिलंब डाल देंगे, क्योंकि आपतन बिंदु पर बेटा जी हम क्या कर देंगे जी अभिलंब डाल देंगे। ओके जी भैया लो। अब चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए भैया, बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा भी, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ वही कोण बनाएगी, है ना। यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, ये वाला एंगल आई यानी कि ये वाला एंगल आर भी आपस में क्या होगा जी बराबर हो जाएगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर समतल दर्पण के साथ साथ उससे प्रकाश का परावर्तन भी समझा दिया हूं। समतल दर्पण तो मैंने समझा ही दिया है, मैंने यहाँ पर आपको साथ साथ समतल दर्पण से होने वाले प्रकाश का परावर्तन भी समझा दिया है ना, डन बेटा जी ओके। अब देखो जी मैंने भी आपको यहाँ पर बेटा जी बहुत बहुत प्रेम से समझा देता हूँ जी, यहाँ पर बेटा जी बहुत प्रेम से समझो, गोलीय दर्पण का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भैया, ध्यान रखना परावर्तन के नियम मैंने आपको कल समझाए हैं, बेटा जी मैंने आपको परावर्तन के नियम ऑलरेडी भी समझाए हैं कल, ये जी मैंने कल आपको बेटा जी समझाया था, कल भी मैंने आपको समझाया था, ध्यान से समझ लीजिए, नोट करना आपको कि भैया आप
एंगल आई जो होता है ना वो एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के ठीक बराबर होता है ना। परावर्तन की घटना में आपतन कोण बराबर होता है किसके ठीक परावर्तन कोण के। ओके जी बेटा, ओके भैया जी बहुत प्रेम समझो। ये बेटा जी आपतित किरण बताओ जल्दी सर क्या बताया था अभी आपतित किरण। तीसरी बताओ जल्दी से आपतित किरण परावर्तित किरण और तीसरी चीज क्या होगी आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब है ना बेटा जी भी आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बताओ बेटा जी ये मैंने अभी आपको क्या बताया जी बेटा ये मैंने आपको बताया जी क्या परावर्तन के नियम। अगर किसी को ध्यान हो तो जी बताओ जल्दी से। ये क्या चीज साथी परावर्तन के नियम थे जो कि मैंने कल आप सभी को समझाए थे। जल्दी से बताओ बेटा जी ध्यान है ना आप सभी को जी जल्दी से बताएंगे बेटा जी क्लियर ओके जी। चलो अब देखो मैं ना आपको बेटा जी समझाऊंगा क्या गोलीय दर्पण। क्या बोल देंगे बेटा जी गोलीय दर्पण। अभी गोलीय दर्पण में कौन सा वाला पहले रहेगा जल्दी से बताओ बेटा जी। ये भैया जी गोलीय दर्पण बेटा जी कौन सा वाला भी पहले रहेगा जल्दी से बताओ। मैं आपको भैया जी समझा देता हूँ जी बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से समझ लीजिएगा। गोलीय दर्पण आपको भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ अवतल दर्पण समझाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा जी आपको भी समझाऊंगा कौन सा वाला भी उत्तल दर्पण। कौन सा बेटा जी उत्तल दर्पण। बताओ जी फील करें जल्दी से बहुत मस्त तरीके से देखो। नहीं बेटा जी बहुत प्रेम से बाबू जी समझ लो ध्यान से जी क्लियर लो जी मान के चलो भी गोलीय दर्पण का भी मतलब क्या होता है ध्यान से समझ गया। गोलीय दर्पण का मतलब बेटा जी क्या होगा ध्यान से समझिए। कांच के खोखले गोले का एक ऐसा कटा हुआ भाग तो जैसे कांच का खोखला गोला आपने किसी ने देखा है जैसे घर में बाउल होता है गोल वाला उसमें मछली तैरती रहती है। बताओ जल्दी से जी क्या भी आपको एक गोल यानी कि गोल कांच का खोखला गोला देखा है। एक कांच का खोखला गोला देखा है जिसमें मतलब हमारे घरों में मछली वगैरह होती हैं। जल्दी बताओ भाई मछली वगैरह होती हैं जल्दी से बताओ जी बेटा देखा होगा ना। हाँ उसको उठाओ मैं मजाक करो मतलब उठाना मत। आप ऐसा एक कांच का खोखला गोला ले लो बेटा जी और उसमें से भी कट मार दो। कट ले लो बेटा जी और उसके एक सर्फेस पर पॉलिश कर दो और एक तल को परावर्तक बना दो तो वो आपको प्राप्त होगा गोलीय दर्पण। अरे बेटा जी भी मान के चलो भैया जी बहुत बहुत बाबूजी प्रेम से बेटा जी भी ध्यान से समझ लीजिएगा ना। ओके देखो ऐसे ए बेटा जी मान के चलो हमने भैया जी कांच का भी एक खोखला गोला ले लिया जी ठीक है। अब उसको काट दो यानी कि बेटा जी ऐसे करके बेटा जी ऐसे करके बेटा जी काट दो। ओ माय गॉड है ना लीजिए बेटा जी। चलो बेटा मैं यहाँ पर दिखा दूँ जी आपको लो भाई बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा ऐसे। यानी कि बेटा जी आपके पास में भी इतना हिस्सा बचा है चेक करो है ना। यानी कि बेटा जी आप ना ए बेटा जी आपके पास में भी इतना हिस्सा बचा बेटा जी इतना हिस्सा बचा चेक करो जी ए बेटा जी आपने भी देखेंगे इतना। यानी कि बेटा जी आपके पास में भी इतना हिस्सा बचा है क्लियर। अभी ऐसे आप यहाँ काट बेटा जी आपके पास लेकिन भैया जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा दो ऑप्शन बचे हैं। या तो आप इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे या आप इसके भीतरी सतह पर पॉलिश करेंगे। अब मुझे बता दो कि मैं अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश करूंगा तो जो दूसरा वाला तल है वो परावर्तक बन जाएगा। उभरे हुए तल का मतलब जैसे मान लो आपने बेटा जी देखा होगा जैसे किसी का गाल बाहर को उभरा हुआ होता है जैसे कोई मोटा ताजी व्यक्ति ऐसा करके तो
उसके गाल बाहर की ओर उभार मार रहे होते हैं, जिसको देसी भाषा में कहते हैं उभरे हुए गाल। जी भैया। अब भैया जी वो मतलब कोई कोई सूखा सूखा मतलब सूखा सा होता है, तो ये क्या है? दबा हुआ तल है। अब कोई मोटा ताजी होगा तो उभरा हुआ तल है। जी भैया। तो यानी कि बेटा जी जो बाहर की ओर निकल रहा होता बोलते उभरा हुआ तल। अगर बेटा जी मैं उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दूं माय डियर, हे बेटा जी बहुत प्रेम से बाबू समझ लीजिएगा ना कि बेटा जी लो दिल दे दिया जान भी दे देंगे। जी बताओ जी मैं उभरे हुए तल पर बेटा जी पॉलिश कर दूं, डन बेटा जी। हे भैया जी मैंने भी उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जी। क्लियर? ओके बेटा जी। हे भैया जी बहुत प्रेम से समझो बेटा जी। लो ये क्या भी हमारा पॉलिश किया हुआ तल। पॉलिश किया हुआ तल कौन सा? भी उभरा हुआ। पॉलिश किया हुआ तल, या मैं बोलूंगा जी पॉलिश वाला तल। पॉलिश वाला तल यानी बेटा जी पृष्ठ। पृष्ठ बोलिए जी पृष्ठ। ठीक है ओके। और बेटा जी क्या बेटा जी हमारा परावर्तक पृष्ठ जो कि क्या भी दबा हुआ। बेटा जी दबा हुआ तल जो परावर्तक है। क्या बेटा जी परावर्तक पृष्ठ यानी कि जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा उसको यानी कि बेटा जी बोलेंगे क्या भी अवतल दर्पण। बात फील लीजिए आपको बताएंगे जी ध्यान से। यानी कि साथी गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक ऐसा भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश होती है और दूसरे तल को परावर्तक कर दिया जाता है, तो उसको हम बोल देंगे बेटा जी गोलीय दर्पण। ठीक है जी ओके। कौन है ये बेटा? क्या वो जो भी तुम्हारा नाम है बेटा जी जितना भी ध्यान समझो, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ा लेने दीजिए। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर सच में बहुत हार्ड होते हैं, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। बाकी 4 चैप्टर बहुत छोटे होते हैं, फिर 9 10 थोड़ा बड़ा होता है, फिर 11 12 13 छोटा, 14 थोड़ा समय लगता है, बस बात खत्म। तो जी मतलब मत बताओ बाकी पेपर तक की बात। अगर मैं इस बात को बोल दूं कि कम से कम 4 से 5 बार आपका टोटल बार रिवीजन हो जाएगा एक सिंगल फीस में, एक मिनिमम फीस में। ठीक है जी। सिंपल बोल रहा हूँ बेटा जी, बहुत प्रेम सुन लो जी। 4 से 5 बार टोटल आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम तक, और सिंगल 1 फीस आपको देनी है। मतलब आपको पहले पूरा बैच में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, और मतलब बहुत सारी चीजें भी आएंगी, तुम उस पर टेंशन छोड़ दो। जितना बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है जिस क्लास में उतना अच्छे से पढ़ते रहो। मुझे ऑनलाइन का काफी एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के दम पर ही बोल रहा हूँ। ठीक है जी। और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, जितना मैं आपको क्लास में जिस क्लास में पढ़ा दूं आपको उतना अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है जी। किस चैप्टर में बेटा मुझे समय लगाना है, किस चैप्टर में समय नहीं लगाना वो मुझे पता है। अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दूंगा तो फायदा कुछ है नहीं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको एग्जाम को टारगेट करना है, ना कि ये टारगेट करना कि हमको 2 महीने के अंदर सारा सिलेबस खत्म कर देना है। नहीं जी, हमें 2 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं होता जी। हमें बात करनी होती है एक अच्छे पैटर्न पर काम करने की। आप 10 बार ना पढ़ के 2 बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपका सारा काम हो जाए, नॉलेज भी मिल जाए, आपके नंबर भी अच्छा है। बाकी साथी अगर आपको किसी प्रकार की कोई है तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता, कट कॉपी पेस्ट मत करो, अपने मास्टर को कम से कम पहले समझना सीखो। ठीक है जी। तो कभी भी अपने मास्टर को पहले समझो, उनके साथ ट्यूनिंग बनाओ अच्छे से और मजे से चीजों को करो। ठीक, मुझे पता है बेटा बहुत प्यार से आप टॉपर बनोगे, मुझ पर विश्वास रखो, आपका बड़ा भाई आपके साथ है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। हे बेटा जी बहुत प्रेम समझो, बाबूजी फील करो, साथी जी मान के चलो भी हम। हे बेटा जी हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर दे जी। ऐसा जी क्या भी बेटा जी दबे हुए तल पर जी क्या कर दे हम पॉलिश कर दे दबे हुए तल पर। ठीक है, दबे हुए तल पर जी पॉलिश कर दे लो। बेटा जी पॉलिश बहुत अजीब सी लग रही है ना जी। बेटा जी पॉलिश ना जी बहुत बहुत अजीब सी लग रही है महाराज, है ना? डन बेटा जी। हे बेटा जी भी पॉलिश ना जी बहुत अजीब सी लग रही है, कोई बात नहीं जी, उसको सही कर देते हैं। लो बेटा जी ठीक है, जो बताएंगे ध्यान लो, क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब साथी जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा आप यहाँ पर
कि भैया जी ये क्या हमारा दबा हुआ तल पॉलिश वाला है, यानी कि पॉलिश वाला पृष्ठ है ना। लो जी भैया, और यहां पर साथी जी कैसा है हमारा उभरा हुआ तल। उभरा हुआ तल कैसा परावर्तक, तो उसको हम बोल देंगे बेटा जी क्या भी अवतल नहीं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। लो बेटा जी भैया बात क्लियर हो ना जी। ओके चलिएगा बेटा जी, बहुत बहुत प्रेम से जी समझ लीजिएगा ना जी आप यहाँ पर बेटा जी बहुत बहुत प्रेम से जी क्लियर। ओके लो जी बेटा जी क्लियर जी भैया। अब बताओ जी मुझको अगर यहाँ पर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट लिखना हो तो जी कैसे लिखेंगे, जल्दी हो गई जल्दी से बताएंगे बेटा जी। देखो जी भैया, कांच के एक सीधी व समतल प्लेट पर कांच की सीधी व समतल प्लेट पर सीधी व समतल कांच की सीधी व समतल प्लेट के एक तल को पॉलिश व दूसरे तल को परावर्तक बना देने पर समतल दर्पण प्राप्त होता है। समतल दर्पण बनता है। लीजिए भैया कांच की सीधी व समतल प्लेट पर, कांच की सीधी व समतल प्लेट पर आपको एक सरफेस पर पॉलिश कर देनी है, तो दूसरे तल को परावर्तक बना देना है। उसी को बेटा जी बोल देंगे समतल दर्पण। सिंपल बोल रहा हूं भैया, आप कांच की एक सीधी व समतल प्लेट लो, उसके एक तल पर पॉलिश कर दो और दूसरे तल को बेटा जी क्या कर देंगे परावर्तक बना दीजिए, तो हम बोल देंगे समतल दर्पण बन गया जी। ठीक है बेटा जी क्लियर। ओके ए बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा ना भाई बेटा, जितने भी आप साथी जी एक्सप्लेन यहाँ पर, तो ये बैच हमारा शुरू हो रहा है कब सोचो, अगस्त में हुआ है, तो अगस्त का आधा महीना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि दिसंबर एंड तक ही इस बैच का सिलेबस कंप्लीट होगा, उससे पहले की उम्मीद मत करना। यानी कि 20 दिसंबर और या दिसंबर एंड तक ही मान करके चलिएगा, क्योंकि फिजिक्स है जल्दबाजी ज्यादा नहीं करेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग में चीजें समझनी पड़ेगी। इसमें पहले सेकंड बुक कवर करेंगे, उसके बाद फर्स्ट बुक कवर करेंगे। ठीक है जी ओके जी भैया। तो कांच की सीधी व समतल प्लेट के एक तल को पॉलिश व दूसरे तल को परावर्तक बना देने पर समतल दर्पण बनता है। तो मतलब जी परिभाषा बेटा आप बनाना चाहो तो बना दो, मतलब परिभाषा ऐसी कोई बात नहीं जी पेपर में लिख करके ही आनी है, छाप करके आनी नहीं बेटा जी। अच्छा अगर मैं अवतल दर्पण समतल दर्पण की बात करूं तो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि परावर्तन कैसे होता है तो वो भी आप सीख लीजिए भैया। अवतल दर्पण बेटा जी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है जी ओके बेटा जी। लो ऐसा जी एक बेटा जी देखो भाई अवतल दर्पण कौन सा वाला दर्पण होता है बेटा जी, बहुत प्रेम से लीजिए ध्यान से लो। ओके जी अरे माय गॉड ठीक है जी ओके लीजिए मैंने ऐसे बताया था अभी आपको, इसके हम उभरे तल पर पॉलिश कर देंगे। बताओ भी जल्दी से, दबे हुए तल से क्या होगा परावर्तन होगा, यानी कि परावर्तक पृष्ठ होगा ये। और बेटा जी एक भैया जी ये क्या होगा जी बेटा, बहुत प्रेम समझिए ध्यान से। ये क्या भैया जी आपतन बिंदु पर अभिलंब मान लीजिए बेटा, बहुत प्रेम से बेटा जी। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, मतलब मुख्य अक्ष भी कहते हैं, वो आपको समझाऊंगा मुख्य अक्ष वगैरह क्या है, अभी आपके आगे समझाएंगे। गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा भी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है जी बेटा ओके
है वैसा जी लो। हे बेटा जी मान के चलो कि हमने यहाँ पर प्रकाश की किरणों को ऐसे आपतित कराया जी भैया, तो बेटा जी प्रकाश की किरण टकरा करके वापिस चली जाएगी उसी माध्यम में, तो जितना एंगल आपतन कोण है, यानी कि जितना एंगल इस आपतित किरण ने बनाया उतना ही एंगल ये परावर्तित किरण बनाएगी, यानी कि बेटा जी एंगल आई बराबर बेटा कितना भी एंगल आर होगा। क्लियर? तो हमारा मतलब इस प्रकार से जी परावर्तन होगा। तो क्या बोल देंगे बेटा जी, देखो जी फिर इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, उभरे हुए पृष्ठ या तल पर पॉलिश होती है, पॉलिश होती है, पॉलिश होती है, पॉलिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। यानी कि बेटा जी इसके दबे हुए तल को हम परावर्तक तल कहते हैं और उभरा हुआ जो तल है उसको हम बोलते हैं पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। ओके बेटा जी, तो आपको समझ में आ गया ना जी भाई प्रकाश का परावर्तन कैसे हुआ जी, क्लियर है ना? ओके अब चलो बेटा जी ना ये बीच में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ध्यान से जी कौन सी अगली कहानी, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की कहानी। अब बताओ बेटा जी जल्दी से जी क्या कहानी हमारी होगी, जल्दी से बताओ। अभी प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट मतलब बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है जी। जैसे मान लो मैं बिंब हूं, बिंब का मतलब वस्तु, और जो मुझे शीशे में दिखाई दे रहा होगा मेरा चेहरा वो है प्रतिबिंब, ठीक है। अभी मैं आपको शीशे में, जैसे मैं शीशे में खड़े होकर के देखूं तो मैं कहलाऊंगा बिंब, मैं हूं बिंब, और जो शीशे में दिखाई दे रहा होगा मतलब दर्पण में दिखाई दे रहा होगा प्रतिबिंब, तो मैं वो कहलाऊंगा वस्तु, वस्तु का मतलब बिंब, और जो दर्पण में दिखाई दे रहा होगा वो कहलाएगा प्रतिबिंब। इसका पूरा कॉन्सेप्ट फील कराया जाएगा, एक एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टेंशन फ्री लगेगा जी, है ना बेटा जी? डन है? ओके माय डियर जी, चलेगा बेटा जी, बहुत प्रेम से डन बेटा जी। अच्छा एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा महोदय जी, बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से जी, जितने भी आप साथी हो जी, कि बेटा हमेशा प्रकाश को किसी भी दर्पण पर हमेशा बाईं ओर से आपतित कराया जाता है। ये चिन्ह परिपाटी के नियम है जो कि आपको भी पढ़ाएंगे कि कब दूरी को धनात्मक कंसीडर करना है, कब दूरी को ऋणात्मक कंसीडर करना है, प्रकाश की किरण को किधर से आपतित कराया जाता है, ठीक है, और कब दूरी को ऊपर की तरफ, कुल मिलाकर के कब दूरी को धनात्मक कब दूरी को ऋणात्मक, साथ ही साथ प्रकाश को हमेशा बाईं ओर से आपतित ही कराया जाता है। ये इसके नियम भी आपको पढ़ाए जाएंगे, बट ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप, बेटा जी स्टेप बाय स्टेप भी ध्यान से समझ लीजिए बेटा जी। ओके ओके आ जाओ जी, उत्तल दर्पण। माय गॉड, ठीक है जी, तो ठीक है। हाँ जी भैया, तुम्हें बेटा जी किसके पास है यहाँ पर, ये रहा था बेटा जी, मैंने क्या करा जी यहाँ पर उभरे हुए तल पर पॉलिश की थी ना, ये बेटा जी हमने क्या करा बेटा जी उभरे हुए तल पर पॉलिश की थी, और यहाँ पर बेटा मैंने देखो उत्तल दर्पण की जब मैं बात कर रहा था बेटा जी, तो यहाँ पर बेटा मैंने देखो दबे हुए तल पर पॉलिश की थी, किसके दबे हुए तल पर पॉलिश की थी, ठीक है जी। ये लो यहाँ पर जाओ, ठीक है जी, लो ये बेटा जी दबे हुए तल पर पॉलिश कर दीजिए, और उभरे हुए तल को क्या बना देंगे बेटा जी, परावर्तक, ठीक है।
दबे हुए तल से यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ, इस बार ध्यान से सुनना, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हुआ, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। जल्दी से बताएंगे बेटा जी। जल्दी बताओगे जल्दी से। ओके जी माय डियर, ठीक है। चलो जी भैया, ये बेटा जी देखेंगे ध्यान से। आयो बेटा जी, मान के चलो कि मैंने कहा जी यहाँ एक मैंने आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल दिया जी वाला। ये बेटा जी मान के चलो भेजिए प्रेम से जी, आ जाओ। फिर प्रकाश की किरण बेटा जी हमारी ऐसा ही भेजी, ओके नो प्रॉब्लम जी, हस्बैंड जी भैया, है ना। और बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया, ये जो परावर्तित किरण है वो भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी जितना आपतित किरण ने बनाया है। यानी बेटा जी वाला एंगल कितना बचेगा हमारा आई, और ये वाला एंगल बेटा जी कितना हमारा आर हो जाएगा। यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यही तो नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन का जी भैया। तो मैंने आपको फील करा दिया, मतलब ये परावर्तन समझाया आपको यहाँ पर, ठीक है जी। ओके अब समझ ध्यान से जी। इसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, पॉलिश होती है तथा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, यानी के साथ भी इसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्लियर थी बात भैया? जल्दी से कहेंगे ओके जी भैया। क्लियर बेटा जी? ओके ये भी है जी, बहुत प्रेम समझो बेटा। मुझे बताएंगे ध्यान से, अवतल दर्पण के उपयोग कहां कहां पर होते हैं? जल्दी तो अवतल दर्पण के उपयोग ये एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। बताओ जल्दी से, अवतल दर्पण के उपयोग कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। बताएंगे बेटा जी जल्दी से। क्लियर? ओके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है बेटा। ये चैप्टर नंबर जो स्टार्ट हुआ ना, ये 10th से रिलेट करता हुआ सारा आपको फील आएगा। अभी इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, है ना। अभी इसमें डेरिवेशन भी सिद्ध करवाएंगे आपको, डेरिवेशन भी कराएंगे जी। 1/f = 1/v + 1/u वाला डेरिवेशन भी आपको प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, है ना। डन बेटा जी। देखो जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा। अभी अवतल दर्पण के उपयोग, एक तो जिम के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं, जिम के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। अभी जी जिम के अंदर भी इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारा मतलब जो वास्तविक बॉडी वगैरह है ना, उससे थोड़ा से उभार करके दिखाता है। मतलब बेटा जी थोड़ा सा उसको उभार करके दिखाता है जी। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जिम के अंदर गए, पहले दिन ऐसा लगेगा यार बॉडी बन गई, जबकि क्या होता है जो अवतल दर्पण होता है वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उभार करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है जी। अब तुम्हें लगेगा भाई साहब बॉडी बन गई, अचानक से बॉडी नहीं बनेगी कि जिम के अंदर एंटर करते तुम बॉडी बना लोगे। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति नया नया जिम में जाता है तो वो सोचता है बर्दाश्त है आती बॉडी बन गई, ठीक है। ऐसे नहीं बनती भाई साहब जी भैया। और बेटा जी बहुत प्रेम से सुना जी। देखो ब्यूटी पार्लर में मतलब सैलून में, ये ब्यूटी पार्लर मतलब सैलून में अब तुमने देखा होगा कि वहां पर तुम स्मार्ट से लगते हो क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें जी बड़ा करके दिखाया जाता है जी, क्योंकि बड़ा करके दिखाया जाता है सैलून में, मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह इस प्रकार से जी। मतलब जैसे मान लो लड़कियां हैं और उन्होंने मेकअप वगैरह कराया तो मतलब वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा चीजों को, तो तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझना शुरू कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। ओके और जैसे कि बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा,
अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण के प्रयोग की, उत्तल दर्पण के प्रयोग की, तो जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं ना भी, उत्तल दर्पण के उपयोग जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं उनमें इनका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे से आने वाले वाहन है ना उनको छोटा करके दिखाने में। ठीक है जी, जैसे पीछे भैया इतना बड़ा ट्रक आ रहा होता है और गाड़ी के छोटे से शीशे में दिख जाता है ना? बताओ जल्दी से भी, पीछे से बड़े से बड़ा ट्रक आ रहा होता है, हाथी के बराबर ट्रक आ रहा होता है ना जी, लेकिन एक गाड़ी के छोटे से मिरर में उसको देख लेते हैं। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाने में इसका काम होता है ना? दंड जी क्लियर जी लिया। एक बच्चा बोल रहा है जी अरे भाई तुम गाड़ी के साइड में कहीं देखना ना, तो पीछे से बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है और उसका हॉर्न भी बहुत खतरनाक होता है, तो वो छोटे से शीशे में दिख जाता है ना जी। ओके, नाई के यहाँ हाँ सब ठीक है यार, बोल दिया सैलून में। ओके बेटा जी, अच्छा भैया जी भैया, अभी गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि वाहनों के, केवल गाड़ी का ही तो ना, वाहनों के साइड, साइड मिरर में, साइड मिरर में इनका उपयोग करते हैं ना। ओके, अरे बेटा जी हमने लिख दिया ना भैया, साइड मिरर, बात खत्म करो, टेंशन ना लेना जी। ओके, ए बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें या परिभाषा। गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जी भैया, जी लो। यानी कि साथ ही गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखो जी बेटा बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, आपको ऑलरेडी पता है सारी चीजें कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, और वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे आप सभी से कल की क्लास में, मतलब जो होगी हमारी एप्लीकेशन पर। क्योंकि स्टार्टिंग की 2 क्लास फ्री थी, लेकिन बेटा जी जो तीसरी क्लास होगी ना वो अब हम कंटिन्यू करेंगे बेटा जी, किस पर, एप्लीकेशन पर। और अगर तुम कह दो तो तीसरी क्लास भी फ्री कर दूंगा भैया, यूट्यूब पे ही ले लूंगा। कल बताओ जल्दी समझिए है ना बेटा जी, जल्दी से करेंगे जी क्लियर। अगर तुम कह दोगे बेटा जी, बहुत सारे जितने बच्चों को आप एक्सपेक्ट, अगर तुम कह दोगे तो जी कल तीसरी क्लास भी मैं फिजिक्स की फ्री कर दूंगा और यूट्यूब पर ही ले लूंगा। और बताओ ठीक है जी। ओके, तो यानी कि बेटा जी कल मैं आपको समझाऊंगा गोलीय दर्पण, ओ माय गॉड, दर्पणों से, ओ माय गॉड, दर्पण, अरे अर्पण लिखता चलो ठीक लगता है ना भाई, गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं है ना बेटा जी, इसको कल करेंगे साथ ही हम कवर। और बेटा जी जितने भी आप एक्सपेक्टेड साथी हो, आप किस जिले से हैं वो मुझे जरूर बताइएगा बेटा जी, है ना भाई, आप किस जिले से हैं, आप किस जिले से हैं ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी टीम आप सभी से मिलने आ रही है, कन्नौज का फाइनल हो चुका है और आपकी कमेंट के आधार पर हम एक जगह को और फाइनल करेंगे। ठीक है जी, आप किस जिले से हैं ये जरूर बताइएगा भी, किस जिले से हैं, किसमें बताएंगे बेटा जी, कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे कि आप किस जिले से हैं। कन्नौज का तो फाइनल हो चुका है, बाकी आप बताइएगा और कहां हम आए आप सबके बीच। ठीक है, तो जितने भी साथी हो बेटा जी, आप मैथ वाले बच्चे पीसीएम को देख करके बैच परचेज करेंगे। जो भी टॉपर्स 2.0 बैच से जुड़ना चाहता है वो पीसीएम को देख करके बैच परचेज कर लीजिएगा, है ना। फीचर्स के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो पिछले 4 सालों से यूपी के लाखों बच्चों को टॉपर बनाते हुए आ रही है जी।
ठीक है। तो मैथ वाले पीसीएम को देख करके बैच परचेस करना और बायोलॉजी वाले पीसीबी को देख करके बैच परचेस करिएगा। बैच को परचेस करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनना जी। आप यहां पर रोजगार विद अंकित यानी कि RW एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां पर पेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे। वही बात, मैथ वाले पीसीएम को देख करके बैच परचेस करना, बायोलॉजी वाले पीसीबी को देख करके बैच परचेस करिएगा, ठीक है जी। ओके, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा जी। कूपन कोड अप्लाई करना है यहाँ पर और बेटा जी यहाँ पर टॉप 20 कूपन कोड डालने के बाद के ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आप बैच से जुड़ जाएंगे और मात्र आपको एक बैच लेना है, उसके बाद आपको सारे बैच का एक्सेस फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आपको सभी बैच का एक्सेस फ्री मिल जाएगा। टॉपर्स 2.0 के साथ आपको टॉपर्स बैच और टॉपर्स रीलॉन्च आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और आने वाला जो रिवीजन बैच है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं बहुत प्रेम से जी। और जितने भी साथी हो आप इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बैच का एक्सेस मिल जाएगा, तुम उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वो अभी टीम से बोल दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। मिलता हूं, तब तक धन्यवाद, जय हिंद और नमस्कार।